हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कल कुछ वेंडर्स क्रिएट किए थे। मिसाल के तौर पे हम अगर उसको देखना चाहेंगे तो FBL1N में जाके देखेंगे। और अगेन हम कंपनी कोड दे देंगे, ऑल टाइप्स ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उस वेंडर का अकाउंट नंबर दे देंगे। वेंडर अगर अकाउंट नंबर मुझे याद नहीं है तो मैं अगेन जाऊँगा कंपनी कोड। और उसके बाद अब आपको स्क्रीन तो सबको नज़र आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया था यूनिलीवर, और इसके अलावा हमने कौन सा एक और क्रिएट किया था? यूनिलीवर पाकिस्तान और TNT। प्रॉक्टर हाँ एंड गैम्बल। जी, सॉरी, पीएनजी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे पास जो है ना ये दो वेंडर्स थे, तो इसमें से हम यूनिलीवर को देखते हैं दोबारा। कल हमने उनका लेजर देखा था, तो FBL1N के जरिए हमने इनफैक्ट यूनिलीवर देखा था। यूनिलीवर अब मेरे पास आ गया, इसका नंबर है फॉर एग्जाम्पल 38। ठीक है जी, यही है। इसमें देखता हूँ मैं एंट्रीज कितनी थी। ओके, अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि यूनिलीवर का वेंडर मेरा जो था ना यूनिलीवर वो था 27। सही है, मैंने 27 पे काम किया था। मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जनाब इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी है। तो मैंने 3 ट्रांजेक्शन्स की थी, आपको याद होगा, एक 5000 की और एक 60,000 और एक अगेन 90,000 की ट्रांजेक्शन। अच्छा, आप ये यहाँ से हम आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आप मुझे बताएं, उस दिन हमने डिस्कस किया था ओपन आइटम मैनेजमेंट। ओपन आइटम मैनेजमेंट क्या होती है? वो ये होती है कि जी आपने इस टाइम के ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वाले आइटम्स जो हैं हमारे रेड आइटम्स हैं और हमने इनको ओपन आइटम कहा है, और ये क्लोज आइटम नहीं है। ओपन आइटम ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी अल्टीमेटली इनकी क्लियरिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी ऐसे आइटम जो अभी ओपन पड़े हुए हैं हम इनको क्लियर करेंगे। यानी होता क्या है, आपने अगर किसी किसी वेंडर के साथ ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो हो सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपने की हों। तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन्स जो वेंडर्स के साथ आपने इनवॉइस बुक की हैं वो उनकी पेमेंट्स नहीं होंगी। यानी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में से हो सकता है आपकी 997 आपने पेमेंट्स कर दी हों और 3 ऐसी इनवॉइसेस हों लास्ट जिनकी आपने पेमेंट्स करनी हो। तो हम किसी भी वक्त में लेजर के अंदर ये देख सकते हैं कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ओपन है। अगेन मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5000 आ रहा है और 60,000 90,000 आ रहा है। हो सकता है कि आपका वेंडर आपसे कहे कि जनाब पहले आपने जो मुझसे सामान खरीदा है वो 5,000 का खरीदा है, और बाद में आपने मुझसे जो सामान खरीदा है वो 60,000 का खरीदा है, और बाद में आपने 90,000 का परचेज किया है। यहाँ पे तो डेटें सिमिलर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटें फ़र्क फ़र्क आ रही हों, तो हम कहेंगे कि हमने सबसे पहले वेंडर से ये डिस्कस किया था कि हम आपको जो सबसे पुरानी इनवॉइस है उसकी पेमेंट पहले करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने 5,000 की पेमेंट कर दी है। अब मैंने अगर 5,000 की पेमेंट कर दी है तो फिर ये आइटम 5,000 का यहाँ अपीयर नहीं होना चाहिए एज ए रेड, बल्कि इस आइटम को हम कहेंगे कि ये आइटम हमारा क्लियर हो गया। और अगेन फिर हम अगले इनवाइस पर आते हैं, 60,000 रुपीज़ की है, और 60,000 में से एज्यूम आपने 30,000 रुपीज़ पे कर दिए और 30,000 आपने मजीद पे करने हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपने उसकी पार्शियल पेमेंट की है। तो पार्शियल पेमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो और आपको किसी तरह से सिस्टम में से नज़र आ जाए कि आपकी पार्शियल पेमेंट है। देखिए, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर ड्यू। ओवर ड्यू का मतलब है कि ये कल हमने जब एंट्री डाली थी तो 29 और जुलाई 2020 सेलेक्ट किया था, और कल हमने बेस लाइन भी ये डाली थी। आज हम एक दिन आगे चले गए हैं, इसका मतलब है पेमेंट ओवर ड्यू हो गई है। ओवर ड्यू का मतलब यह है कि आपकी जो पेमेंट का दिन है वो गुजर चुके हैं और पेमेंट आपकी ओवर ड्यू हो चुकी है। तो ओवर ड्यू पेमेंट आपकी एक्चुअली वो पेमेंट है जो आपको हर हाल में अभी करनी है, अदरवाइज आपके क्रेडिटर के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। तो यानी नटशेल ये हुआ कि हमने इस पूरे लेजर के अंदर सिर्फ वो आइटम्स देखने हैं जो हमें अभी उनकी पेमेंट करनी है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट से। हम पेमेंट कैसे करेंगे? अभी इस वेंडर ने मुझे कहा है कि भाई ऐसा करो, मुझे पैसे ला दो, तुमने मेरी 5,000 रुपये की पेमेंट करनी है तो मुझे पेमेंट करो। तो मैं टी कोड अप्लाई करता हूँ
उसके लिए एक टी कोड है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टी कोड ये है, और ये टी कोड जो है इसको हम कहते हैं पोस्ट विद क्लियरिंग। तो ये टी कोड जो है पेमेंट कर देता है, क्लियर कर देता है आइटम को। F-53 है, पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट है, इसको देखें F-53। F-53 डॉक्यूमेंट के जरिए आप एक्चुअली क्या करेंगे, ओपन आइटम को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट कराएंगे। अब मैं आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है इस पे अपनी वर्किंग करता हूँ। अच्छा, ऑफ कोर्स घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल एक टी कोड है वो अप्लाई की और अब हम उसके जरिए पेमेंट करने जा रहे हैं। अगर हमने इनवॉइस बुक करनी होती तो कौन सी टी कोड अप्लाई करते? सर इनवॉइस बुक करनी होती है तो हम जी, FB60 बताया था आपने। वेरी गुड, FB60, वेरी गुड। अच्छा, अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो देखें डॉक्यूमेंट टाइप जो है आपका वो आपने लिया है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डेट आपने लिया है इस वक्त, वो है 30/07/2020, राइट। अब आप देखें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको केजी नजर आ रहा है। ये केजी जो है ये डॉक्यूमेंट टाइप है। ये हम अभी जब हम थोड़ी सी अभी पोस्टिंग करते हैं फिर हम दोबारा आगे डिस्कस करेंगे कि ये केजी SA ये क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल अभी आप ये समझ लें, यहाँ से ये देखें तो ये डॉक्यूमेंट टाइप आपको केजी है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने केजी उठाई है, राइट। और उस दिन जब जीशान साहब ने आपको F-02 कराया होगा तो F-02 के वक्त आपने डॉक्यूमेंट टाइप SA सेलेक्ट किया था। SA था आपका लेजर के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, मिसाल के तौर पे रेफरेंस ये है कि हम कह रहे हैं ओवर ड्यू इनवाइस बुकिंग, ठीक है, ओवर ड्यू इनवाइस बुकिंग यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, अब हम एक और काम ये करते हैं, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट नंबर नहीं देना, सिस्टम डिफॉल्ट के अंदर डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट करेगा। अच्छा, अब बैंक की डिटेल देनी है कि मैं इसकी पेमेंट किस बैंक से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आई हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऐसा बैंक है जिससे मैं इसकी पेमेंट करा रहा हूँ। तो मैंने जब इसको एक्सपेंड किया उसी तरह से मैं इसका लेजर देखूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक डीएल क्रिएट किया था, उसका नाम है HSBC। तो मैं HSBC से फॉर एग्जांपल इसकी पेमेंट कराता हूँ तो HSBC लिखता हूँ और मेरे यहाँ पे GL आ जाएगा अगर HSBC का क्रिएटेड है तो। HSBC आ गया आपके सामने। HSBC आपने ये सिलेक्ट किया 102 और उसके बाद आपने अमाउंट मेंशन किया और आप अमाउंट की जगह पे हमेशा के लिए आप 1 लिखिएगा, क्योंकि मैं अभी आइटम सेलेक्ट करूंगा, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा ओवर ड्यू आइटम है जिसकी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो फॉर द टाइम बीइंग आपने 1 लिखना है। वैसे तो मुझे थोड़ी देर पहले पता था कि ट्रांजेक्शन मेरी एक 5000 की थी, एक 6000 की थी और 60,000 की थी और एक 90,000 की थी, लेकिन जब मैं नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे अमाउंट एक्चुअली याद नहीं होता और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं FBL 1 करके देखूं ओवर ड्यू इनवॉइसेस कितनी है। यहीं से पता चल जाएगा, जितनी इनवॉइसेस ओपन आइटम वाली होंगी वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है, ओनली 1 रुपीज, 1 रुपीज लिखना है। मैं फिर आपको बताऊंगा इस 1 रुपीज को कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेमेंट थ्रू फॉर एग्जाम्पल क्रॉस चेक, राइट, ये हमने लिख दिया। अब हम कह रहे हैं अकाउंट किसकी पेमेंट करनी है, किसकी, हम कह रहे हैं वेंडर कौन सा था, यूनिलीवर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, तो मैं यूनिलीवर सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने यूनिलीवर की पेमेंट करनी है तो यूनिलीवर सेलेक्ट करता हूँ, मैं उसका नाम लिखता हूँ यूनिलीवर का। यूनिलीवर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मेरे पर डिस्क्रिप्शन खुल गई, मुझे पता था मेरा नंबर भी 27 है, वैसे भी डाल सकता था। ये करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर करना है और आपका एरर सामने आ गया कि वैल्यू डेट आप मेंशन करें कि किस दिन, क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए ऑब्लिगेटरी है कि आप यहाँ पे जो है वैल्यू डेट डालें, बिकॉज आपने इसका फील्ड स्टेटस जो है वहाँ से पीछे वैल्यू डेट ऑब्लिगेटरी क्रिएट किया हुआ है इस बैंक अकाउंट का। अगर मैं आपको FS00 में जाके दिखाऊंगा तो FS00 के अंदर जो आपकी फील्ड स्टेटस आ रहा होगा वो उसमें जो वैल्यू डेट है वो ऑब्लिगेटरी है। मिसाल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि ये क्यों मांग रहा है FS00, सिर्फ आपको एक रीकैप करने के लिए। लेजर का नंबर है 200-7102। राइट, ये HSBC आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसी के उसमें जाता हूँ और मैं जाके देखता हूँ कि मैंने फील्ड स्टेटस क्या किया हुआ है। आप देखें फील्ड स्टेटस है बैंक अकाउंट्स ऑब्लिगेटरी।
वैल्यू डेट, इसी वजह से ये वैल्यू डेट यहाँ पे हमसे मांग रहा है, ठीक है। और मैंने वैल्यू डेट दे दी है कि सपोज चेक जो है वो आज के दिन में ही क्लियर होगा, इसलिए मैंने इसकी ये डेट दे दी है। अब मैं एंटर करता हूँ, एंटर करके अगर मैं अगली स्क्रीन पे चला गया तो एंट्री इज ओपन आइटम सिलेक्शन, ओके। अच्छा एक काम करें, जब तक मैं ये करेक्ट करता हूँ, आप क्विकली जल्दी से आप 3-4 इनवॉइसेस डालें अपने नाम की, ठीक है, ओके। मैं अर्ज कर रहा था कि हम उस वक्त बात कर रहे थे F-53 की, तो F-53 में दोबारा आता हूँ आपके सामने, मैं वही रिपीट करता हूँ। मैंने डेट सेलेक्ट की है, ठीक है जी। डेट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैंने बैंक डेटा डाला है, उसके बाद मैंने रेफरेंस में ओवरड्यू इनवॉइस लिख दिया है, उसके बाद मैंने वैल्यू डेट डाल दी है, और मैंने आपको अमाउंट का बोला था 1 रुपीज़ डाल दें, अगर बैंक चार्जेस हैं तो वो भी डाल दें। टैक्स में हम कह रहे हैं कि पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक है, और अकाउंट का नंबर मैंने 27 कर दिया, ठीक है जी। यहाँ से आगे मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा, अगर तो मुझे उसने मूव करने दिया देन फाइन इनफ, अदरवाइज कोई गलती होगी। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गया। जैसे मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आया तो ये सारे मेरे पास ओपन आइटम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि ओपन आइटम ऐसे आइटम्स हैं जिनकी अभी आपने जिसकी एक्टिविटी करनी है, अभी ट्रांजेक्शन्स आपकी करने वाली हैं। ये वो आइटम है जो आपके पेएबल हैं या नॉन पेड आइटम्स, सॉरी नॉन पेड आइटम्स। नॉन पेड आइटम्स हैं, यस। या आप ये कह लें कि नॉन क्लियर्ड आइटम है, इनकी अभी आपने क्लियरिंग करनी है, या आप कह लें किसी वजह से इसकी हो सकता है एडजस्टमेंट्स भी करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये वो आइटम है जिनकी अभी हमने डिस्कशंस करनी है कि इसका करना क्या है। फॉर एग्जांपल ये कि 5000 की उसने हमने इनवॉइस डाली हुई है, वो सामान हमारा ठीक नहीं आया, हमें वापस करना है, तो मैं फिर इसकी एडजस्टमेंट डालूंगा। और अगर मिसाल के तौर पर 60,000 की पेमेंट करनी है तो मैं पेमेंट करूंगा। फॉर द टाइम बिंग आप समझें कि मुझे 60,000 की पेमेंट करानी है, मैं कहता हूँ कि 60,000 पे कर दें, बाकी छोड़ दें, बाकी बाद में देख लेंगे। तो आप नोट करें, मैंने 5000 पे डबल क्लिक किया तो ये ब्लू से ब्लैक हो गया, और ये ब्लू ही रहा, और ये भी ब्लू रहा। अब जो मैंने अनसेलेक्ट करने हैं, जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि मैं या तो उसको जो है डबल क्लिक करके 90,000 को ब्लैक कर दूं, या फिर मेरे पास नीचे यहाँ पे आप आइटम देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक्टिवेट लिखा हुआ है और ये डीएक्टिवेट लगा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा। अब मैंने इसको डीएक्टिवेट करना है, यानी ये मुझे आइटम नहीं चाहिए, तो मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, या मैं इसको डबल क्लिक के जरिए भी इसको चेंज कर सकता हूँ, सही है जी। तो इसका मतलब है मेरे पास इस वक्त सिर्फ सिलेक्टेड आइटम जो है वो 60,000 रुपीज का आ रहा है, ओनली 60,000 रुपीज का जो है मेरे पास आ रहा है। अच्छा मैं अब इस तरह करता हूँ कि मैं एस्केप का बटन प्रेस कर देता हूँ। एस्केप का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये एक स्क्रीन खुल गई है, आपके सामने HSBC अकाउंट में से सिर्फ 1 रुपीज आ रहा है। तो मैंने 1 रुपीज की पेमेंट नहीं करनी, मैंने तो जितने आइटम हो सकता है मेरे 4 आइटम सिलेक्टेड हो सकता है मेरा एक आइटम सिलेक्टेड हो, तो मैं HSBC को डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से 1 रुपीज हटा के स्टैटिक प्रेस कर दूंगा, स्टैटिक प्रेस करूंगा। स्टैटिक प्रेस करने के बाद एंटर करूंगा, और एंटर करने के बाद मैं आप डॉक्यूमेंट को सिम्युलेट करूंगा। सिम्युलेट करने के बाद अगर 60,000 के बराबर आ गया तो बैलेंस 0 आ जाएगा, और इसका मतलब है कि इसने मुझे अलाउ कर दिया है। आप देखें HSBC जो है वो 60,000 से क्रेडिट हो रहा है, और यूनिलीवर 60,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है। और मैं जैसे ही इसको पोस्ट करूंगा तो ये इनफैक्ट आइटम ओपन आइटम से निकल जाएगा, ठीक है जी। ये आइटम ओपन आइटम से निकल जाएगा। FBL1N करता हूँ। FBL1N करने के बाद मैं दोबारा इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो अब 3 आइटम के बजाय 2 आइटम ओपन होंगे और एक आइटम ऑटोमेटिकली क्लियर आइटम नजर आएगा। ये देखें, ये आइटम मुझे क्लियर नजर आ रहा है, इसका बैलेंस 0 नजर आ रहा है, और ये 2 आइटम ओपन नजर आ रहे हैं, सही है। इसका मतलब है कि 2 आइटम ओपन है और एक आइटम इंटायरली क्लियर हो गया है। 60,000 रुपीज से क्रेडिट पड़ा था, 60,000 रुपीज से डेबिट हो गया। मैं एक दफा दोबारा 90,000 को भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ F-53 करके, ताकि आपको एक दफा दोबारा क्लियर हो जाए। अब हम दोनों की पेमेंट कराते हैं, चलें 5,000 की भी पेमेंट करा देते हैं और 90,000 की भी कराते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने डेट डाल दी, अगेन रेफरेंस ओवरड्यू इनवॉइसेस, उसके बाद अकाउंट
बैंक डिटेल जी। सर ये पोस्ट आउट आप बीच में अभी ना बोलें, पेमेंट्स का जो आपने कोड बताया बीच में प्लीज ना बात करें। तो ये हमने उस दिन कल डिसाइड किया था, मैं इसीलिए आपको दोबारा कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन ना पूछें। फिर अगर आपको एंड पे क्लियरिटी नहीं आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अच्छा F-53 जो है हमने अप्लाई किया, उसके बाद हमने डेट डाली है, उसके बाद हमने पोस्टिंग डेट देखी है, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप केजी है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाल दिया है, कंपनी कोड मेरा ऑफ कोर्स UOL है, करेंसी मेरी PKR है, अकाउंट मेरा जो है बैंक अकाउंट वो है 2007102 और अमाउंट आपका इनफैक्ट ₹1 हमने कहा था डालना है वो आपने डाल दिया। टैक्स आपने डाल दिया कि पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक, और अकाउंट का नंबर आपने दे दिया जो हमने थोड़ी देर पहले यूनिलीवर का ढूंढा था। मैं एंटर करूंगा तो सिर्फ 2 ओपन आइटम नजर आ रहे हैं, एक आइटम जो 60,000 का नजर आ रहा था वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देखें तो मुझे ये दोनों आइटम जो है उसको पे ऑफ कराना है। अब मैंने इनको ब्लैक कर दिया है तो नीचे आप देखें तो ₹1 नजर आ रहा है, बट आई डोंट वांट, आई वांट टू पे द होल 90,000 एंड 5,000 प्लस। तो इसका मतलब है ये मैंने दोनों अमाउंट पे करने हैं, तो आई शुड कीप इट ब्लू। ये मैंने ब्लू छोड़ दिया है, सही है। इसका मतलब है कि ये 95,000 सिलेक्टेड आइटम है, ये एक्टिवेटेड आइटम है। मैं फिर अगेन इसको स्केप करता हूँ तो मुझे HSBC में ₹1 नजर आता है। मैं इसको डबल क्लिक करने के बाद इसी को अगेन मैं इसको स्टेरिक प्रेस कर देता हूँ। स्टेरिक प्रेस करने के बाद जैसे ही एंटर करूंगा ये ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा अमाउंट फेच कर लेगा। मैंने स्टेरिक प्रेस किया, एंटर किया, इसने 95,000 पिक कर लिया और मैंने इसको सिमुलेट किया। सिमुलेट करने के बाद मैंने देखा 95,000 से HSBC क्रेडिट हो रहा है और यूनिलीवर डेबिट हो रहा है। मैंने जैसे ही इसको पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद मैं दोबारा उस लेजर के अंदर जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ओपन आइटम कितने हैं। आप बताएं ओपन आइटम कितने होने चाहिए? 0, क्योंकि क्लियर हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 0 एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैंने देखा तो मेरे पास सारे ग्रीन आ रहे हैं और इस वक्त मेरे पास ब्लू कोई भी नहीं आ रहा। इज दिस फाइन? और मेरा बैलेंस इस वक्त 0 आ रहा है। इसका मतलब मैंने उसका ₹1 भी नहीं देना। ठीक है जी। Yes, sir. ओके अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। अच्छा आपने यहाँ पे F-53 से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, बस ये ओपन आइटम को क्लियर करने के लिए ना, और तो कुछ इसका रोल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नो सर, क्लियर है सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब मुझे एक मसला आ रहा है, मैं ये कहता हूँ कि जी देखें आप अगर नोट करें तो इसमें क्रेडिट एंट्रियां कितनी नजर आ रही हैं? सर 3 नजर आ रही हैं, 3 नजर आ रही हैं। और डेबिट एंट्रीज कितनी नजर आ रही हैं? 2 सर। डेबिट एंट्रीज कितनी नजर आ रही हैं जी? गौर से देखें। 2 ठीक है ना? क्योंकि सर आपने 95 को इकट्ठे कर दिया था ना। एग्जैक्टली इसी वजह से इसने देखें क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर जो है यहाँ पे एक शो किया है 2008 और इन तीनों के लिए इसने एक डॉक्यूमेंट शो किया है। उसने कहा है कि 5,000 और 90,000 दोनों को मिलाएं तो 95,000 बनता है, इसीलिए मैंने 95,000 से इसको डेबिट कर दिया है। तो इसने कहा है कि मैंने इन तीनों के लिए एक नंबर है डॉक्यूमेंट नंबर, वो है 2009 और यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है उसका नंबर है 2008। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको ये उस दिन मैंने बताया था कि अगर आपको लगे कि आपने कोई गलती कर दी है तो डॉक्यूमेंट क्या होता है जनाब? डिलीट होता है, रिवर्स होता है? रिवर्स होता है, डिलीट नहीं होता सर के अंदर कुछ भी। एडजस्ट भी हो सकता है, एडजस्ट भी हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे हाँ जी एग्जैक्टली हम समझते हैं कि जी ये रिवर्स हो सकता है, तो हम करते हैं बेटा FB08 फॉर एग्जाम्पल। अब आप नोट कीजिए सॉरी ओके। अच्छा FB08 करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि मैं FB08 करने जा रहा हूं और ये आइटम मेरे पास इस वक्त क्या है जी? क्लियर आइटम है। क्या है जी? बोले क्लियर है, क्लियर आइटम है। इस क्लियर आइटम को मैं कभी भी FB08 अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? मुझे FB08 फिर किसको अप्लाई करना चाहिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। आपको याद है कल हमने एक और वेंडर भी देखा था और उसका नाम था क्या था जी?
प्रॉक्टर एंड गैमल, ठीक है, Yes. P&G। अब मैं P&G खोल लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं P&G खोलता हूँ, मैं वहां पे जाके इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बड़ा क्लियर नजर आए कि P&G को मैं देखता हूँ, P&G मेरे पास क्रिएटेड था, यस P&G था और P&G का नंबर है 31। मैं इसमें देखता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। अभी आपने बड़ा गौर से देखना है, इसमें 7,000 रुपीज की एक एंट्री आ रही है, सही है, 7,000 रुपीज की P&G के अंदर एंट्री आ रही है और 60,000, 5,000 और 95,000 की एंट्री किस में आ रही है, यूनिलीवर में आ रही है। अच्छा, मैं अब FB08 अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं FB08 अप्लाई करता हूँ P&G में, ठीक है, P&G का एक डॉक्यूमेंट है, उसको रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ। P&G का डॉक्यूमेंट नंबर है जनाब 20,003। अब इसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर रहा हूँ, 20,003 रिवर्स कर रहा हूँ, 20,003 रिवर्स कर रहा हूँ। तो क्या ये मुझे रिवर्स करने देगा? मैंने यहाँ पे आपको उस दिन बताया था कि आप रिवर्सल रीजन 01 सेलेक्ट करें। अच्छा, डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल, इसको देखें, अप्लाई करके करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर तो ये मुझे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है तो मैं आप डॉक्यूमेंट को देख लेता हूँ कि क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैं रिवर्स करने जा रहा हूँ। यस, ये वही डॉक्यूमेंट है। अच्छा, फिर मैं इसका क्या करता हूँ जनाब, इसकी रिवर्सल अप्लाई कर देता हूँ। मैं जैसे ही इसको यहाँ से पोस्ट करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट रिवर्स हो जाएगा और उसके बाद जब मैं इसके P&G के लेजर में जाता हूँ और इसको यहाँ पे से रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है एक दूसरे से क्लियर हो के डॉक्यूमेंट क्या हो गया जनाब, 00 आ गया। ठीक है, आप मुझे बताएं कि किस डॉक्यूमेंट से पोस्ट हुआ है। डॉक्यूमेंट हुआ है 30,001 से, सही है, 30,001 से। अब इस 30,001 को मैं अप्लाई करता हूँ, 30,001 को अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। अभी देखिएगा ये मुझे अब नहीं करने देगा, ये कहेगा भाई आपने क्लियर कर दिया है, अब आप इस की कोड के जरिए नहीं कर सकते। सही है, मैं अब जैसे ही इसको डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल करता हूँ तो मुझे ये दिखा देता है कि ये आप 70,000 की बात कर रहे हैं और मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ऑलरेडी क्लियर्ड आइटम, रिवर्सल नॉट पॉसिबल। सही है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि अगर आइटम क्लियर हो जाए तो फिर इसका मतलब है FB08 टी कोड अप्लाई नहीं होती। पहले हमने ये डिसाइड किया था कि FB08 डॉक्यूमेंट रिवर्सल के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आज हमने एक नई चीज पढ़ी है कि अगर डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाए, अगर डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाए तो फिर FB08 काम नहीं करती, राइट। फिर FB08 अगर काम नहीं करती तो फिर मैं आई गेस आई शुड अप्लाई टी कोड। मैं चेक करता हूँ, मुझे याद है, पहले तो मैं उसको देख लूँ कि ये वही है। हाँ, इसका नाम है FBRA। बोले क्या है जी? FBRA। आप लिख लें अपने पास, FBRA क्या करता है? FBRA पहले डॉक्यूमेंट को रीसेट करेगा, रीसेट करने का मतलब है उसको क्लियरिंग से हटा देगा, दोनों को ओपन छोड़ देगा। फिर उसके बाद आप जब वो ओपन हो जाएगा फिर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। यू गॉट इट व्हाट आई सेड? हाँ, मैंने ये कहा है कि ओपन आइटम, मैंने ये अर्ज किया है कि अगर आइटम क्लियर हो जाएं, जैसे कि हमने P&G के केस में देखा है कि आइटम क्लियर हो गया है। अब क्लियर आइटम को डॉक्यूमेंट FB08 से हम जैसे रिवर्स करने गए उसने मना कर दिया, नीचे एरर दे दिया, आपको कहा कि भाई आप नहीं रिवर्स कर सकते क्योंकि आइटम क्लियर हो गया। ये देखें ना सामने क्लियरिंग डॉक्यूमेंट आ गया, इसका मतलब है आइटम क्लियर हो गया है। ये ग्रीन कलर का निशान आ रहा है, ग्रीन कलर का निशान किसका होता है जी? क्लियर्ड आइटम का होता है। और रेड कलर का निशान किसका होता है? ओपन आइटम का होता है। तो मैंने ये कहा है कि हाँ, अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो सबसे पहले आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट का मतलब अंग्रेजी में उर्दू में मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को वापस उसकी जगह पे ले आए, उसे हम रीसेटिंग कहते हैं। अब मुझे रीसेट करना है सबसे पहले। अब मैं रीसेट करता हूँ, FBRA अप्लाई करता हूँ, ये FBRA टी कोड अप्लाई किया, ये सामने आ गया और मैंने फिस्कल ईयर अप्लाई किया, 2021 आ गया। मैंने इसको रीसेट के हवाले से मैंने यहाँ पे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ। सही है, 30,001। आप लोगों में से कोई बंदा है ये अप्लाई करके बैठा है, इस विंडो से बाहर आ जाएं वरना ये मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता काइंडली। ठीक है, आगे आप लोग इससे एग्जिट ले लें, ये मेरा 30,001 छोड़ दें डॉक्यूमेंट प्लीज।
थैंक यू। आपने ये डॉक्यूमेंट दे दिया मुझे, ये वेंडर आ गया आपका, राइट। उसके बाद इस आइटम को मैं डॉक्यूमेंट को रीसेट कर देता हूं। ये मुझे कह रहा है कि ओनली रीसेटिंग करना है या फिर रीसेट करके रिवर्स करना है। अगर मैं कहता हूं कि रीसेट भी कर दो रिवर्स भी कर दो, तो वो क्या करेगा, उसको इंटायरली रीसेट करेगा। सबसे पहले रीसेट करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएगा, फिर उसी डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर देगा। सबसे पहले मैं करता हूं ओनली रीसेटिंग, फॉर एग्जांपल, राइट। ओनली रीसेटिंग करता हूं, ओनली रीसेट कर दिया। अब मैं जाके देखता हूँ उस लेजर का क्या हाल हुआ है। मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने 2 एंट्री की थी, ठीक है ना, एक पहले एंट्री और एक बाद में एंट्री। अब आप मुझे रीसेट करने के बाद इसने दोनों आइटम को ओपन कर दिया है। हालांकि ये हो क्लियर गए हैं, जीरो हो गए हैं, मतलब क्लियर नहीं, सॉरी, जीरो हो गए हैं, लेकिन ये ओपन उसने दोबारा कर दिया है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, और रिवर्स किसको करना है, 2003 को करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2003 जो है एक्चुअली रिवर्स करना है। अब मैं इसको FB08 के जरिए कर सकता हूँ। मेरी बात समझ गए? यस सर। अब आइटम आपका ओपन हो गया है। अब आप इसको FB08 के जरिए, सॉरी 08 के जरिए आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। FB08 के जरिए रिवर्स करने के लिए मैंने इसका नंबर लिख दिया, और नंबर है आपका 2003, और मैंने इसको यहाँ से पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद उसने इसको पोस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे जब दोबारा जाके देखूंगा, आप देखें क्या होगा। देखा, उसने उस 7000 की रिवर्सल डाल दी है, और रिवर्सल डाली है 30,003 से, लेकिन एक आइटम ओपन आ रहा है 30,001, क्योंकि ये तो मैंने अलग एंट्री डाली थी। इसको तो मैंने अलग जो है इनफैक्ट इसकी एंट्री डाल के इसको मैंने क्लियर किया था। अब मुझे अगर इसको भी रिवर्स करना है, अगर मुझे इसको भी रिवर्स करना है, तो मैं दोबारा 30,001 के हवाले से जाके इसको रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक हो गया? अब आप लोग अप्लाई करें। मैंने ये डाल दी बेसलाइन डेट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार ओवर ड्यू पेमेंट स्टार्ट हो 25 से, ओवर ड्यू करते हैं 31/07/2020। आप ओवर ड्यू को भी जरा समझते हैं इस एंट्री के बाद ना। मैंने एक एंट्री डाल दी, अब मैं दूसरी एंट्री डालने लगा हूँ। इनवॉइस डेट 24, पहले मैंने 23 की डाली है, 24 की डालता हूँ, और अमाउंट है फॉर एग्जांपल सर ये आपने जो वेंडर का लिया है, आपने बस वही एक वेंडर पकड़ लिया, उसके बाद उसकी डेबिट क्रेडिट मतलब एंट्रीज हम कर रहे हैं, राइट सर? लेकिन सर ये एक सेकेंड, अमाउंट ठीक है आपकी, ये सब ठीक है। ये GL अकाउंट के साथ में कौन सा एक्सपेंस लिया आपने? 4003031। मेरी मर्जी, आप अपनी मर्जी से लें। अच्छा, कोई भी आप मतलब किसी चीज को डेबिट करना चाह रहे हैं, आप कोई अपना एक्सपेंस कोई पकड़ लें, मैं कोई और पेमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे छोड़ दें फॉलो करना। सिर्फ एक चीज है कि कॉन्सेप्ट्स में फॉलो करें, ये ना करेंगे जी मैं जो लेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ आप वही लेजर सेलेक्ट करें, अपनी मर्जी से डालें ना। एंट्रियां खुद बनाएं कि क्या चीज डेबिट हो क्या चीज क्रेडिट हो। वो तो ठीक है, बिल्कुल वो तो मसला नहीं, ठीक हो गया। सर जी बेटा। सर मेरी इस वाली जो आप अभी कम पेमेंट क्लियर कर प्रोसीड बना रहे हैं, सर मेरी ये बेस लाइन के ऊपर अगर इसी डेट पे एंटर करते हैं तो मेरी आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। क्या डेट आपने सेलेक्ट की है बेटा? 37/2/2020 37। मीन सर 38 की डेट 7 मंथ एंड 2020 ईयर है। हाँ तो क्यों नहीं आपको प्रोसीड करने दे रहा? आपने और कुछ किया होगा। ये देखें, मैंने भी तो आपके सामने बेस लाइन डेट डाली है, ये देखें 30/7/2020। पीछे आपने डेट क्या डाली थी? सर मैंने सेम डाली थी, सेम ही की हुई है। पोस्टिंग डेट और इशू डेट सारी यानी डॉक्यूमेंट डेट सब 37/2020। अब मैं आप इससे सेट कर देती हूँ। आप इसको सेव करने की कोशिश करें ना, सेव करें, पोस्ट करें। चल मैं एक दफ़ा फिर से ट्राई करती हूँ।
मैंने तो भाई एंट्रियां डाल ली हैं, मैंने ये 2 एंट्रीज डाली हैं और दोनों के आगे बिहेवियर में जो है फर्क नजर आ रहा है। एक के आगे मुझे नजर आ रहा है नॉट ड्यू, यानी अभी ड्यू नहीं हुई, और एक के आगे मुझे ड्यू नजर आ रहा है क्योंकि 30 को मैंने पैसे देने थे और मैंने बेस लाइन डेट 30 डाली है। यहाँ पे मैंने बेस लाइन डेट डाली है 31st। ठीक है जी, ये देखें बेस लाइन डेट डाली है 31st। तो क्या आज 31 जुलाई आई है? अभी डेट नहीं आई ना जी, बताएं। नो सर नहीं आई, इट्स ड्यू। है ना, अभी 31 जुलाई नहीं ना आई डेट। नो सर। तो 31 जुलाई मैंने डेट डाली है, सिस्टम ने 31 जुलाई की बेसिस पे कह दिया ये नॉट ड्यू, यानी अभी ये ड्यू नहीं हुई। यहाँ पे मैं देखता हूँ, इस एंट्री को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैंने 30 जुलाई डाली थी, इसीलिए इसने आज की डेट कह दिया है कि 30 जुलाई, इसलिए ये ड्यू हो गई है। राइट, ड्यू एंड sir. नॉट ड्यू का डिफरेंस समझ आ गया? ड्यू एंड नॉट Yes, ड्यू का sir. डिफरेंस समझ आ गया ना? Yes, अब sir. देखिए मैंने इस पे डेट, मैंने बेटा इस पे डेट ये डाली थी कि जब मैं एंट्री कर रहा था मैंने डाली थी डॉक्यूमेंट डेट 24 जुलाई 2020, 24 जुलाई 2020 को मैंने डॉक्यूमेंट डाला था। उस दिन मैंने जो इसकी बेस लाइन डेट थी वो मैंने सेट, देखें एंट्री डेट आपको यहाँ पे बता रहा है, क्या एंट्री डेट आ रही है? 30 तारीख को डाली है और टाइम भी आ रहा है। ये डेट आपको कभी भी फ्यूचर की नहीं बताएगा, ना पास्ट की बताएगा, ये वो बताएगा जिस दिन एग्जैक्टली आपने एंट्री की है। देखिए मैंने 30 तारीख को एंट्री की है, लेकिन डॉक्यूमेंट डेट 24 की है और पोस्टिंग डेट भी 24 की ही है। अच्छा, फिर मैं आपसे ये कह रहा था कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरी बेस लाइन डेट क्या है? ठीक है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी बेस लाइन। तो बेस लाइन डेट हमारी आ रही है 30 जुलाई। इसका मतलब है आज 30 जुलाई है, 24 को मैंने एंट्री डाली थी, 24 से रिलेटेड एंट्री डाली थी सॉरी, और वो ड्यू हो चुकी है 30 तारीख को। इसलिए इसके सामने आप देखें तो ड्यू आपको नजर आ रहा है, ये ड्यू लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो इस डॉक्यूमेंट में मैंने जो इसकी बेस लाइन देखूंगा तो वो 31 जुलाई है 2020, 31 जुलाई 2020। लेकिन इनफैक्ट मैंने इस 31 जुलाई 2020 की एंट्री मैंने की थी, डॉक्यूमेंट डेट है 23, लेकिन मैंने एंट्री की थी 30 तारीख को, लेकिन बेस लाइन डेट तो 31 है। इसी वजह से वो इसको दिखा रहा है कि नॉट ड्यू, यानी अभी ये ड्यू नहीं हुई। सही है, तो जब जो ड्यू नहीं हुई वो मैं पे ना करूं मेरी मर्जी, लेकिन जब ड्यू हो जाएगी देन इट इज मैंडेटरी फॉर मी टू पे इन टाइम, अदरवाइज आई वुड बी पीनलाइज्ड बाय द वेंडर कि इस बंदे ने पेमेंट नहीं की। अब मैं दोबारा F-53 करता हूँ। सही है जी, F-53 मैंने F-53 किया और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट डेट डाली है, फॉर एग्जांपल आज 30th है, 30th डाल देता हूँ। मैं वेंडर सेलेक्ट करूंगा वही वाला जिसमें मैंने एंट्री डाली है। मैं सिर्फ ओवर ड्यू इनवॉइसेस की पेमेंट करूंगा या मैं ड्यू इनवॉइसेस की पेमेंट करूंगा? एक ड्यू है और एक ओवर ड्यू है, सही है ना? या मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी इनवॉइसेस की पेमेंट करता हूँ जिसकी मुझे पेमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ड्यू। सही है, अगर ये रेड हो जाता, इसकी जो है डिफरेंट किस्म की आ रही होती, जैसे मैं अभी एक और एंट्री करके दिखाता हूँ तो आप वहां से देखिएगा, फिर वो आपको लगेगा कि ओवर ड्यू क्या होता है। मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ। चलें, वेंडर है, इनवॉइस डेट है, Yes. ये देख। अब ये मैंने एंट्री पोस्ट कर ली। मैं उसी लेजर में जब जाके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और डिफरेंट किस्म का साइन नजर आएगा।
ये देखें रेड, इसका मतलब है ये ओवर ड्यू है, ये ड्यू है। ड्यू का मतलब होता है विद इन एक सर्टेन टाइम। ओवर ड्यू का मतलब होता है कि आप ऊपर चले गए हैं, जिस दिन आपने पेमेंट करनी थी आपकी ओवर ड्यू हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे ड्यू डेट लिखी होती है कि आपने बिजली का बिल कब तक जमा कराना है, तो 26 अगर लास्ट डेट थी तो 27 को आपका, आप भूल गए आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा नहीं कराया, तो फिर वो ओवर ड्यू हो चुका है। लेकिन 26 तक की डेट जो है वो विद इन ड्यू डेट है। लेकिन आप ये कहें कि जी अगर बिल आपका 17 को आना है और आप 16 को खड़े हुए हैं, तो फिर ये आपकी नॉट ड्यू पेमेंट है। सही है, क्लियर हो गया डिफरेंस। अब हम चलते हैं जनाब पेमेंट कराने के लिए, तो F-53 अप्लाई करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने अप्लाई किया था। यहाँ से मैंने सिर्फ ओवर ड्यू आइटम्स उठाने, तो मैंने ओवर ड्यू इनवाइसेस सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं आया बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1 आप सेलेक्ट कर लें, और आप वैल्यू डेट है, वैल्यू डेट आज की सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप अकाउंट सेलेक्ट करें। अकाउंट आपके पास ये आ गया, आप एंटर करने की कोशिश करें, आप नेक्स्ट उस पर चले गए। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक -1 का साइन नज़र आ रहा है, एक 0 का नज़र आ रहा है और एक 1 का नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर आपको 8088 के सामने एक रेड कलर का अमाउंट नज़र आ रहा है, एक ओवर ड्यू आ रहा है। अब कितने दिन ओवर ड्यू है वो यहाँ से आपको समझ आ गई है कि एक दिन ओवर ड्यू हो चुका है। तो आई वुड नॉट सेलेक्ट दिस वन बिकॉज ये तो ड्यू हो चुकी है। या तो मैं इन दोनों को पेमेंट करा दूं, यानी 77,777 को और 8,888 को पेमेंट करा दूं, और या फिर मैं इनमें से सिर्फ 8,888 को आज पे करा दूं, कल इसको पे करा दूंगा बेस्ड ऑन माय कैश फ्लोज। तो मैं मिसाल के तौर पे दोनों को पे करा देता हूं ताकि मेरी ड्यू एंड ओवर ड्यू दोनों पेमेंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगेन एस्केप प्रेस किया और मैंने फिर दोबारा यहाँ आके स्टेरिक किया। ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट दोनों का सम जो है वो ये पिक कर लेगा। स्टेरिक करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, इसने 16,665 रुपए सिलेक्ट कर लिए। इसको मैं सिमुलेट करूंगा, सिमुलेट करने के बाद मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। ये अमाउंट मेरा डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हैं, 16,665 से क्रेडिट, 16,665 से डेबिट। और मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आपकी एंट्री पोस्ट हो चुकी, और पोस्ट होने के बाद आप दोबारा अपने लेजर में जब जाके देखेंगे तो लेजर के अंदर आपकी एंट्रियां वो वाली रिफ्लेक्ट होंगी और वो क्लियर्ड आइटम होंगी। कौन कौन सी, यहाँ पे कौन कौन सी आइटम क्लियर होंगी बताइएगा। सर जो ग्रीन है, जो 8,000 यहाँ पे नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने कौन कौन सी आइटम्स क्लियर की हैं। सर आपने ड्यू और ओवर ड्यू वाले। एग्जैक्टली 7,777 और 8,888 वाला, ये दोनों क्लियर हो जाएंगी और मेरे पास सिर्फ एक रह जाएगी और वो है 9,889। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख क्लियर है। अब जब मुझसे मेरा बॉस वो पूछेगा कि बेटा यूनिलीवर के कितनी इनवॉइसेस की पेमेंट करनी है, तो मैं कहूँगा सर सिर्फ एक रह गई है और वो है 9,889। क्लियर। चलें अब आप खुद करें प्रैक्टिस। आपको एक चीज बता दूं, आप नोट कर लें अपने पास, जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स आपकी जो है उसकी इनवॉइसेस डलती हैं FB70 से। अकाउंट्स पेबल की इनवॉइसेस डली थी FB60 से, और अकाउंट रिसीवेबल्स की इनवॉइसेस डलेंगी किससे भाई? FB70 ठीक है, FB70 से। और अकाउंट रिसीवेबल्स का लेजर आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे FBL 5N से, 5N से, जबकि आपने वेंडर्स का GL देखा है FBL 1N से। जी, FBL 5N से देखेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद वेंडर के लिए मैंने आपको बताया FBL 1N और रिसीवर के लिए FBL 5N। डॉक्यूमेंट डिस्प्ले वैसे ही होगा, FB03 से होगा। डॉक्यूमेंट रिवर्स वैसे ही होगा जैसे दूसरों से होता था FB08 से। डॉक्यूमेंट चेंज वैसे ही होगा जैसे FB02 से होता था, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो ये आपने रिसीवेबल्स की प्यारे भाइयों एंट्रियां करनी हैं खुद से घर में बैठ के। अब लाजमी बात है, रिसीवेबल्स क्या होता है, आपका रिसीवेबल डेबिट होता है और आपका
जो जो आपकी सेल्स है वो क्रेडिट होती है। देखिए मैं आपको अगर आपके सामने विंडो खोल के दिखाता हूँ FB70 की, आप नोट करें FB60 में यहाँ पे डेबिट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? डेबिट। सर स्क्रीन एफ है। स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि FB60 के अंदर, अभी आप स्क्रीन देखिएगा, मैं आज कर रहा था कि जब आप FB60 अप्लाई करते हैं, स्क्रीन नजर आ रही है? जी Yes, सर। sir. जी सर FB नजर आ रही है। FB60 में आपको यहाँ पे डेबिट नजर आ रहा है, सही है? ये सारी आपको डेबिट नजर आ रही हैं और यहाँ पे वेंडर नजर आ रहा है, राइट? जबकि मैं जब FB70 अप्लाई करता हूँ ना, FB70 तो FB70 और FB60 में फर्क ये है, यहाँ पे आपको वेंडर इनवॉइस नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको कस्टमर इनवॉइस नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको वेंडर के केस में डेबिट नजर आ रहा है और कस्टमर के केस में यहाँ पे आपको क्रेडिट नजर आ रहा है, क्योंकि वेंडर कस्टमर तो हमेशा डेबिट होता है, इसलिए दूसरी चीजें आपको, ठीक है ना, दूसरी चीजें आपको क्रेडिट करनी है। क्लियर हो गया? Yes, sir. एक तो आप समझ बहुत जल्दी जाते हैं यार, मैं आप लोगों से बड़ा मुतासिर हूँ। सर ऐसे ही अभी चलें, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्रैक्टिस करें। असद आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, थोड़ा सा टीडीएस जॉब है, थोड़ी सी आप इस पे काम कर लें और बाकी है कि फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आपका यहाँ तक जो है हमने इनवॉइसेस, पेमेंट्स, अब मैंने आपको कस्टमर की पेमेंट्स करवानी है, ठीक है? कस्टमर की पेमेंट्स करवानी है। ये वाली एंट्री तो एज इट इज़ है जैसे आपने बुक की है वेंडर की, यहाँ पे यानी इसी तरह से रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा? सेल्स होगी, लाजमी बात है, या लोन होगा। तो ये ट्रांजैक्शन तो आपको डेबिट क्रेडिट मुझसे ज़्यादा आते हैं, वो तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। बाकी ये है कि जो है ना, हम अब कस्टमर की जो है उनसे जो रिसीविंग्स आती हैं, जो पेमेंट हम उनसे रिसीव करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? ठीक है सर, हैव अ गुड वीकेंड। Yes, sir. सर वो जो डॉक्यूमेंट टाइप का आप कह रहे थे, जी बेटा। डॉक्यूमेंट टाइप का आप कह रहे थे, मैं बताऊंगा। हाँ, डॉक्यूमेंट टाइप के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था, बिल्कुल आपने राइट अप्रोच किया है, पूछा है। देखें यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले जो है यूनिलीवर की हमने खोली हुई थी, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर दोबारा ओपन करते हैं, आप नोट करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप एक कॉलम आ रहा है, राइट? ये जो मैंने जिसके ऊपर आपके सामने रखा हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको? यस सर, नजर आ रहा है। अच्छा, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि वेंडर जो है वो के से डिनोट होता है और वेंडर जो है वो के से डिनोट होता है और डेटर जो है वो डी से डिनोट होता है, राइट? या शो होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखें आप इन सब के सामने के आ रहा है, इसका मतलब है ये तमाम की तमाम एंट्रीज वेंडर्स की हैं। अच्छा, के आर जो होता है वो डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस है और के जी जो है ये डॉक्यूमेंट टाइप है, क्या है? पेमेंट। जी जब भी आएगा वो पेमेंट होगा। अगर यहाँ पे डी जी आता तो हम कहते हैं कि ये कस्टमर की पेमेंट है, अगर यहाँ पे डी आर आता तो हम कहते हैं ये कस्टमर की इनवॉइस है। तो के आर कस्टमर की इनवॉइस है और के जी क्या है? पेमेंट है, ठीक है जी? डीजी बताया पर आपने हाँ इनवॉइस। जी, ये आ रहा है ना सामने बेटा, नहीं के आर इनवॉइस आ रहा है, ये देखें नेगेटिव आ रहा है, ये के आर आ रहा है। कस्टमर पेमेंट। सर कस्टमर की तो डीजी है ना कस्टमर के लिए डी invoice। डी 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 आर, और पेमेंट डी डी सॉरी, कस्टमर की जो पेमेंट है वो डी जेड है और कस्टमर की इनवॉइस है डी आर हो गया। वो हम देख लेंगे जब आप ये करेंगे ना, एंट्रीज वहां पे आ रही होंगी। बहरहाल अभी आपके लिए सिंपल ये है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप से हमें पता चलता है। आप देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पेमेंट्स अलहदा हो जाएं और मेरी जो है इनवॉइसेस अलहदा हो जाएं, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे इसको सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डाल सकता हूँ। ये सारी इनवॉइसेस इकट्ठी हो गई हैं, ये सारी इनवॉइसेस हैं, ये ऊपर पेमेंट है। इसलिए रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है कि के जेड और के आर क्या है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग के लिए। क्लियर है? अच्छा, अब एक आखिरी चीज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे यही डॉक्यूमेंट टाइप के वाले से FBL TN। अब मैं बैंक का GL बोलता हूँ, ये बैंक का GL है। ये मैंने जैसे ओपन किया, यहाँ पे आप देखें तो ये बैंक का GL आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं, SA, KZ और AB, सही है?
सही है ना। तो जो SA है ये है आपका जनरल लेजर। SA डॉक्यूमेंट क्या होता है? जनरल लेजर पोस्टिंग। KZ डॉक्यूमेंट होता है वेंडर्स की पोस्टिंग। यानी इस बैंक के अंदर HSBC के अंदर जो SA है, SA की एंट्रीज यानी लेजर्स की जो एंट्रीज हैं वो ये वाली हैं, और इस HSBC के अंदर जो वेंडर की पेमेंट की एंट्रीज हैं वो ये वाली हैं, ठीक है ना। और AB क्या है? AB है आपका अगेन ये डॉक्यूमेंट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट का AB जो है वो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट डिनोट करता है। क्लियर है जी? बस यहाँ तक रखें।